नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन आइन पाकिस्तान कहा यह जाता है कि किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आइन बहुत ज़रूरी होता है, और हम तमाम जमहूरी क़ुव्वतों से, सियासी जमातों से ये सुनते हैं कि आइन को नहीं छेड़ना, क्योंकि आइन तमाम सूबों को, वफाक को मिलाकर ये मुल्क को चला रहा है। ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स होता है और बाहर मुल्क के लिए बनता है, अवाम के लिए बनता है। कुरान तो नहीं है लेकिन अहम डॉक्यूमेंट्स होता है। आइन पाकिस्तान जो 1973 एक मुत्तफ़क़ा आइन है, उसमें तकरीबन 280 आर्टिकल्स हैं और 7 शेड्यूल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भी आइन के अंदर आर्टिकल है वो आइन का आर्टिकल यकीनन पार्लियामेंट इस कानून साजी करती है और आइन पार्लियामेंट बनाती है और कानून साज असम्बली ने ये कानून बनाया था। तो जितने भी आर्टिकल हैं, जैसे मैंने कहा 280 आर्टिकल हैं, तो ये पाकिस्तान की हर जमात के लिए, पाकिस्तान के हर शख्स के लिए, पाकिस्तान के हर इदारे के लिए बहुत अहम है, क्योंकि तमाम कवानीन हो, चाहे वो जनरल लॉ हो, चाहे वो रूल ऑफ बिजनेस हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, कोई भी लॉ हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन का हर आर्टिकल्स पाकिस्तान के हर शख्स पे, हर हुकूमती ओहदेदार पे, हर इदारे पे ये लाजिम है कि उसके ऊपर ये आइन का आर्टिकल उसको वो एक्सेप्ट किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 149 आर्टिकल 149(4) जो आइन का एक हिस्सा है, एक आर्टिकल है, और उस आर्टिकल को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, चाहे वो वफाक करे और जिसका भी वो इख्तियार है वो करे, तो उस पर अगर ये कहा जाए कि ये आर्टिकल अगर आप नाफिद करेंगे तो हम वफाक को ये कर देंगे, ये सिंध से गद्दारी है, सिंध तोड़ा जा रहा है, तो भाई अगर आइन का ये आर्टिकल 149 जो आइन का हिस्सा है, क्योंकि अगर आइन के आर्टिकल को आप नहीं मानते इसका मतलब है आप आइन पाकिस्तान को नहीं मानते, और अगर आप आइन पाकिस्तान को नहीं मानते तो इसका मतलब है पाकिस्तान में आपका कोई हक नहीं है। तो अगर आइन का आर्टिकल 149 इतना ख़तरनाक है तो फिर इस आर्टिकल को 1973 से लेके अब तक निकाल क्यों नहीं दिया? कई हुकूमतें आई, मुख्तलिफ सियासी जमातों की, और पीपल्स पार्टी की भी कई हुकूमत आई, अभी 5 साल होके गई। 18वीं तरमीम लाए आप, जिसमें कई आर्टिकल्स को आपने अमेंड किया और कई को आपने निकाल दिया। तो अगर ये कितना ख़तरनाक आर्टिकल है तो इसे निकाल देते। लेकिन अगर ये आर्टिकल आज मौजूद है और उस आर्टिकल को इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो फिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले होते हैं वो फैसले सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उन फैसलों को मानना पड़ता है। इसी तरह आइन का आर्टिकल आप इम्प्लीमेंट करती है, वफाक करे, सूबे करे, कोई और करे, वो फैसले गलत और सही हो सकते हैं। इस इशू पे बात करेंगे। इसके साथ साथ कश्मीर आज 44 दिन से ज़्यादा हो गया है और हुकूमत कहाँ खड़ी है। सुना है कि वज़ीर आज़म 27 सितंबर को जाके कुछ ऐसा वहाँ बयान देने वाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं दिया है, तो इस पर भी बात करेंगे। और इसी के साथ वज़ीर आज़म फिर कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। साबिक़ वज़ीर आज़म कहते हैं कि ना हमें ढील की ज़रूरत है, ना हमें डील की ज़रूरत है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान कहते हैं मैं डील नहीं दूंगा। तो समझ नहीं आता है कि ये कौन मांग रहा है डील और किसको देने की बात हो रही है। इन इशूज़ पे बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ़ करा देते हैं। मेरे साथ हैं जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। का शुक्रिया सर। मेरे साथ हैं सरदार नबील गबोल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका ये शुक्रिया। मेरे साथ हैं सिद्दीक़ अल फ़ारूक साहब, मरकज़ी रहनुमा मुस्लिम लीग नून और काफ़ी अहम ओहदों पर रह चुके हैं, आपका भी शुक्रिया। मैं आ जाता हूँ अली मोहम्मद साहब की तरफ। अली मोहम्मद साहब, कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है और कराची 65% रेवेन्यू देता है मरकज़ को और 95 से ज़्यादा मरकज़ देता सूबों को देता है। इसका मतलब है दोनों के लिए कराची बहुत मुल्क इम्पॉर्टेंट है। और एक लिहाज से अगर मैं कह दूं कि कराची जो है वो पूरे मुल्क को पालता है या पूरे मुल्क की मईशत को संभाला देता है, एक कराची मुआशी हब है। अब अगर कराची के तमाम इख्तियारात सिंध लोकल गवर्नमेंट
एक्ट 2013 के तहत मेयर के सारे इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट छीन ले और सिंध गवर्नमेंट के जो अपने इख्तियारात है वो उसी के पास रहे, और कराची के जो रिक्वायरमेंट है वो ना पूरी की जाए और कराची तबाही की तरफ जाए और माशी हब तबाह हो रहा हो। और अगर मरकज़ इस बुनियाद पर 149 का इतलाक़ करने की बात करे जो ऑलरेडी इन्हीं लोगों ने, पार्लियामेंटेरियन ने, इन्हीं सियासी लोगों ने बनाया है और इन्हीं पार्टियों ने बनाया है जिसके सरबराह जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, तो उस आर्टिकल को जो आज तक मौजूद है आइन का, 18वीं तरमीम में भी नहीं निकाला गया, उसके प्रोविज़न को अगर इस्तेमाल करने की बात की जाती है तो कहते हैं कि हम बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं, और दूसरी तरफ आज वज़ीर आला साहब ने भी कहा कि अगर इस तरह किया गया तो वफाक ख़त्म हो जाएगा। तो वफाक ख़त्म होने का मतलब है, आप क्या कहेंगे सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब। देखें, बड़ा ही इम्पोर्टेंट आपका आज का ये प्रोग्राम है। पहले ये देख लें कि आर्टिकल 149 है क्या। जिस्ट मैं आपको बता दूं, सामने मेरी ये पड़ा हुआ है। आर्टिकल 149 में जो उसके सब आर्टिकल्स हैं, कहीं भी ये नहीं है कि कोई नया सूबा बनाना या कोई सूबाई हुकूमत ख़त्म करना या गवर्नर राज लगाना, जिसको आम अल्फाज में गवर्नर राज है, इस तरह की कोई चीज़ इसमें नहीं है। पहली बात इसमें है क्या, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले इस बात की पहले से ही वजाहत ज़रूरी है कि आर्टिकल 149 पे हम इस वक्त बहस कर रहे हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट काबीना ने कोई फ़ैसला नहीं किया, ना कोई इसमें डिबेट हुई है इन चीज़ों पे कि हमने वहाँ कोई आर्टिकल 149 लगाना है। लेकिन लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं एक ज़िम्मेदार आदमी हैं और वो चूँकि वज़ीर क़ानून है तो कानून की मुख्तलिफ़ चीज़ों पे वो बहस चलती रहती है। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया कि ये एक ऑप्शन है हुकूमत के पास, लेकिन ये एक वज़ीर की राय है, फेडरल हुकूमत की या कैबिनेट का कोई डिसीजन नहीं है। तो कोई फ़ैसला हुकूमत ने नहीं किया कि 149 लगाना है। एक राय का इजहार एक इंतहाई अहम और इंतहाई ज़िम्मेदार और काबिल वज़ीर ने ज़रूर किया। अब इस पे आते हैं कि अगर आर्टिकल 149 आईन पाकिस्तान का हिस्सा है तो पहले तो इस पे अमल करने का कोई हमने फ़ैसला नहीं किया, लेकिन अगर आईन पाकिस्तान का हिस्सा है तो आईन पे अमल करना आईन तोड़ने के मुतरादिफ कैसे हो गया। और आईन के एक आर्टिकल पे अगर कोई बिलफर्ज महाल अमल कर गया, जिसका भी दोबारा कह रहा हूँ फैसला नहीं हुआ, अगर कोई अमल होता भी है तो उसका जवाब आप ये देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बिलावल साहब एक ज़िम्मेदार, एक बड़ी फेडरल पार्टी के वो लीडर हैं, उनका ये बयान बड़ा बचकाना मुझे नज़र आता है। क्योंकि देखें, अगर आप एक फेडरल एक जमात के अपने आप को समझते हैं, क्योंकि एक ऐसी जमात जो 3-4 बार वज़ीर आज़म बना गई, जो इस मुल्क को आइन दे गई, कितने मुश्किल से मुश्किल हालात जो हैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरहुमा जो हैं उन्होंने सामना किया। उन्होंने इस वक्त के एक फ़ौजी आमिर का भी सामना किया। ज़ियाउल हक साहब की, मरहूम की मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर दानिश, यू आर अ पॉलिटिकल एंड सोशल वर्कर। आप मुझे बताएं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जब से पॉलिटिक्स में आई, जब वो फौत हुई, शहीद हुई, कोई एक बयान मुझे बता दें जो उन्होंने मुल्क तोड़ने की बात की हो, जो उन्होंने सूबा अलहदा करने की बात की हो। ये मैं हैरान हूँ कि बिलावल साहब जो हैं यंग हैं, ही इज़ गॉट अ फ्यूचर। उनको कौन ये मशवरे दे रहा है, या खुद उनकी इख्तरा है? कोई इनको समझाए कि भाई इस तरह नहीं होता। आप अगर कौमी लीडर के तौर पे उभरना चाहते हैं, मुल्क जोड़ने की बात करें। कोई जितना भी कोई गलत बात करे, आप कहीं नहीं, इस तरह नहीं है, इसने ये नहीं कहा होगा, और फिर उस पर जाके एक फेडरेशन की एक इंतहाई अहम इकाई, सिंध पाकिस्तान का बड़ा अहम सूबा है, हम सब के दिल के करीब है, उसका वज़ीर आला जिस तरह उन्होंने बात की है, मुराद अली शाह साहब, इस एक बात पे जो है आपके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन जो है मैं समझता हूं कि लिया जा सकता है। ये कोई बात नहीं है कि सूबे का वज़ीर आला कहे कि मुल्क टूट जाएगा। हुआ क्या है, ना किसी ने कुछ अप्लाई किया, ना कुछ किया है। और आप पढ़ तो लें, खुदा के वास्ते किताब से आप लोगों की दुश्मनी होगी, लेकिन देख तो लें इसमें है क्या। पहले तो अप्लाई नहीं कर रहे, पहले तो कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन इसमें है क्या। और यार आर्टिकल 149 से आपने कोई न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, कोई एटम बम बना दिया है, कोई न्यूक्लियर बम है, हाइड्रोजन बम है, उसमें है क्या। अगर कभी ये इस्तेमाल हुआ जो आइन का हिस्सा है, किसी ने किया, हमारी हुकूमत में तो मुझे नहीं लग रहा कोई फैसला है, जब कभी किसी ने किया उसमें यह है कि फेडरल गवर्नमेंट, सिंध की नहीं बात हो रही, फेडरल गवर्नमेंट किसी सूबे को हिदायत दे सकता है, होगा फिर भी सूबा ही करेगा। असल में इनकी अपने मफादात की बात है। ये समझते हैं कि खुदा न खास्ता जो है ये कोई अंदाता है। यार सिंध हम सबका है, कराची हम सबका है,
आपने भी उतना ही मैंडेट लिया है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारे किसी एक्शन से सिंध के लोगों का भला होता है, उनकी जो है जिंदगी में बेहतरी आती है, कोई कचरा कम होता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल होता है, मिलके करेंगे यार। आप सूबा हैं, मरकज हैं, मिलके करेंगे। ठीक है। अभी तक आप मुझे एक स्टेप तो बता दें मरकजी हुकूमत का जिसमें हमने आपकी किसी काम में दखल अंदाजी दी हो। नबील गबोल साहब की तरफ आता हूँ। नबील गबोल साहब, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी के ज़ेर असर हुआ और तमाम सियासी जमातों ने इसमें हिस्सा लिया और मुत्तफ़क़ा आइन था। फिर कई दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी आए, फिर लास्ट अभी आपके जरदारी साहब भी आए और दैन उसके बाद 18वीं तरमीम भी हुई। लेकिन ये जो आइन का आर्टिकल एक प्रोविज़न है 149, इसको किसी ने नहीं छेड़ा, जो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने या उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ने बनाया था। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत जिसके पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, मुआशी भी इंतज़ामी भी, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत जो कि टकराव है आइन के आर्टिकल 140A बल्दियाती निज़ाम का, बल्दियाती नाजिम के इख्तियारात और इंतज़ामात और उनके मुआशी इख्तियारात सब छीन लिए जनाब सिंध गवर्नमेंट ने उस एक्ट के तहत। चलें जी, ले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कराची में मुआशी तबाही हो रही हो, आप कराची में रहते हैं और कराची क्या सिंध के और भी दीगर शहरों में तबाही हो रही हो, तो अगर ये प्रोविज़न आइन में मौजूद है और ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ने दिया है 149(4), अगर उसका इतलाक़ करती भी है मरकज़, तो ये तो आइन का प्रोविज़न है और आइन को नहीं मानना, यानी आइन पाकिस्तान को नहीं मानना है आर्टिकल। तो आप कहते हैं मैं मुल्क तोड़ दूँगा अगर ये आर्टिकल को नाफिज किया गया। न सिर्फ बिलावल भुट्टो कह रहे हैं बल्कि सिंध के वज़ीर आला कह रहे हैं। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर दानिश साहब, सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जो चेयरमैन बिलावल ने स्टेटमेंट दिया है उसको क्लैरिफाई करूँ। अव्वल तो आपको चाहिए था कि इस प्रोग्राम में ही उनके तकरीर को आप चलाते। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मुल्क तोड़ने की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे कर सकती है, जिससे मुल्क को हर दौर में बचाया है। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी पीपल्स पार्टी के कभी मेरे ख्याल में मेंबर रहे हैं। ये तो वाहिद जमात थी और अभी तो दूसरे भी जमातें आ गई हैं बड़ी बड़ी, जो हमेशा फेडरेशन की बातें करती थी और आज भी करती है। बिलावल ने सिर्फ ये कहा कि हमारे पीपल्स पार्टी की वजह से आज सिंध के अंदर जो कौम परस्त है, जो कौमियत का नारे लगाने वाले हैं, वो जो है सिंध के अंदर खामोश है, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी के वोटर्स रहते हैं। हमने फेडरेशन को बचाया है, हम सिंधु देश के खिलाफ हैं। हम कल को नारा उठेगा बलूचिस्तान में भी अलहदगी का, उसके भी खिलाफ है। KPK में उठेगा, उसके भी खिलाफ है। हमने सिंध में रोका हुआ रास्ता इन कौम परस्त रहनुमाओं का, इन कौम परस्त जमातों का। ये उसका मतलब था। उसका मतलब कैसे हो सकता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन कैसे कह सकता है, जिसकी वजह से आज जिसको न्यूक्लियर पावर जिसने बनाया वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपको पता है टेक्नोलॉजी जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेकर आया कि आज इंडिया जो है वो हिम्मत नहीं कर सकती है पाकिस्तान को बुरी मैली आंखों से देखने के, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। ये टेक्नोलॉजी लाने वाला वो बेनज़ीर जो शहीद हुई, तो जरदारी साहब ने नारा लगाया पाकिस्तान खपे। तो ये बातें कहना कि जी फेडरेशन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। अली मोहम्मद खान साहब, आपके मिनिस्टर ने आके डॉक्टर दानिश के शो में ये बात खुद कही है कि हम 149 लगाने जा रहे हैं। अब 149 को इंटरप्रेट किसी ने सही किया, किसी ने गलत किया, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी एग्री करता हूं। 149 क्या है? एक डायरेक्शन देना। आज सिंध की पास जो रेंजर्स है, रेंजर्स भी जो डायरेक्शन लेती है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री से लेती है। तो अमन अमान का मसला अगर सिंध हुकूमत का है तो फेडरल गवर्नमेंट का भी है।
तरक्याती काम अगर सिंध के अंदर सिंध हुकूमत का है तो फेडरल गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि कराची और सिंध पाकिस्तान का एक हिस्सा है। सिंध तो वो सूबा है जिसमें मेरे दादा बशमूल मेरे दादा खान बहादुर अल्लाह बख्श गबोल के साथ 60 मेंबरों ने बॉम्बे से अलहदगी का ऐलान किया और सिंध को जो है सूबा अलग बनाया, और सिंध में पहला रेजोल्यूशन पास ये हुआ पाकिस्तान के हक में। तो आप कैसे कह सकते हैं कि चेयरमैन बिलावल जो है वो एंटी फेडरेशन है? तो पहले तो इस तासुर को आप लोग क्लियर करें। जहाँ तक देखें कराची का और सिंध का जो है वफाक कहती है 149 के तहत हम जो है मामला कंट्रोल में लेंगे। मामलात कंट्रोल में लेने का मतलब क्या है कि आपने पहले कोशिश की, आपने 16 MPS तोड़ने की कोशिश की, आपने उनके साथ मीटिंग्स की, आपने उनको लालचें दी, आपने उनको डराया भी, आपने आखिरी में जब कुछ नहीं बना तो आपने ये डराना शुरू कर दिया कि वजीर आला गिरफ्तार होगा। आज आपने कहा, किसी ने कहा कि जी टॉक शो में मैं देख रहा हूं कि आज वजीर आला गिरफ्तार होने जा रहे थे इसलिए वो नहीं गए। अब उन्होंने कहा कि वजीर आला को सिंध में नहीं इस्लामाबाद में गिरफ्तार करेंगे तो इसलिए वो वेट कर रहे हैं अगले हफ्ते का। ये तासुर देना, यानी आप एक वजीर आला को सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि उस पूरे सूबे को आप पिंजरे में डालेंगे। ये चीजें जो है ना गलत तासुर देती है। ठीक है, मैं समझ गया। सिद्दीक अल फारूक साहब से ले लेता हूं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी एक बड़ी सियासी जमात के हैं, वफाक के नुमाइंदे हैं। सर मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे यहाँ पे कि आइन का आर्टिकल, यानी आइन में अगर कोई चीज़ मौजूद है, हर सियासी जमात ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के मुताबिक काम किया जाएगा। हर हुकूमत ये कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न मौजूद है तो उसको इस्तेमाल अगर किया जाए तो उस पर अगर आप ये स्टेटमेंट दें खुद हुकूमत के एक अहम ओहदेदार वज़ीर आला, तो आप तो आ गई ना बात तो आ गई जो आपने कहना चाहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानिश साहब। अली मोहम्मद साहब ने वजाहत फरमाई बड़ी देर के बाद। बहरहाल एक बात आपने कही है कि 18वीं तरमीम इसे ख़त्म कर देती, तो 18वीं तरमीम ने इसकी जो सेकंड क्लास है ज़ैली शिक आर्टिकल की, वो ख़त्म कर दी है। गुड। तो अब रह गई हैं 3। ठीक है जी। और इसका टाइटल ये है डायरेक्शंस टू प्रोविंसेस इन सर्टेन केसेस। यस, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी क्या बात थी कि जनाब वज़ीर क़ानून, मेरे भाई बड़े दिनों के बाद इसके साथ प्रोग्राम में मुझे आना जो है वो आने का मौका मिला। इनके कानून के लिहाज से वो फेडरल मिनिस्टर हैं और कानूनी मामलात पे वही राय देते हैं। ये कहना कि जनाब फिर कराची के मामलात के लिए तो फिर 149 का ऑप्शन भी मौजूद है, भाई वो ऑप्शन टेक ओवर करने का तो नहीं है। फिर क्या हुआ कि हमारे जो तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं उन्होंने टॉक शोज़ में फिर जो समा बांधा वो यही था कि बस वो टेक ओवर कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था कि आर्टिकल 149 है क्या। कह जो दिया था फेडरल मिनिस्टर ने कि ऑप्शन मौजूद है। भाई क्या ऑप्शन मौजूद है, पढ़ें। तो डायरेक्शन क्यों नहीं देते आप अगर कोई ऐसा मामला है? ये जो एक बात सामने आई कि जी वो रेंजर्स आए हैं और रेंजर्स जो है वो विफाक से हिदायत लेते हैं। वंस रेंजर्स आर हैंडेड ओवर टू द प्रोविंस, फिर उसके बाद वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जो उनसे काम लेगी। वो अगर उस वक्त भी डायरेक्शन फेडरल गवर्नमेंट से लेंगे तो इसका मतलब है फेडरल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया है। फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ डायरेक्शंस दे सकती है और वो मामलात बड़े वाजे और क्लियर है। दूसरी बात यह है कि आइन पर तो है वो अमल करेगा कोई, विफाक करे, सूबा करे या कोई और करे। भाई कोई और नहीं कर सकता। कोई वो कानूनी बॉडी करेगी जिसे पार्लियामेंट आइन में लिखा हो या विफाक हिदायत दे। हर चीज़, जैसे आपने कहा पार्लियामेंट किताबें, और मैं तो ये कहा करता हूँ आइन किताबें हैं, मैं तो ये कहा करता हूँ ज़रा गौर फरमाइए। यहाँ आपके दाएं बाएं दो बहुत बड़ी सियासी शख्सियात बैठी हैं, इल्मी शख्सियात भी। मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी बसा औकात मुल्कों से बड़ा इदारा होती है। पाकिस्तान का वजूद नहीं था, एक पॉलिटिकल पार्टी ने जिसका नाम मुस्लिम लीग था, कायदे आज़म की सरबराही में पाकिस्तान बनाया। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस पाकिस्तान को आइन दिया। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी इज़्ज़त और कदर करें, जो अगर खुदा न खास्ता मुल्क
मुल्क जो है वो या कौमें ग़ुलाम हो जाती हैं, तो आज़ादी भी दिलाती हैं मूवमेंट चलाकर और लड़ाई करके। तो सियासी जमातों का भी ख्याल रखें और सियासी क़यादतों में ख्याल रखें। उसके बाद मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो अली मोहम्मद साहब ने वजाहत की है, ये तर्जुमानों जो कोई 50 से ज़्यादा तर्जुमान है हुकूमत के और बहुत गर्मा गर्म बातें करते हैं, ये कहने से पहले एक बात आपने कहा कि बड़े काबिल हैं, या बल्कि मेरे ख़्याल में अपना अली मोहम्मद साहब ने कहा काबिल तो हैं, लेकिन ये बात जो उन्होंने की डॉक्टर दानिश साहब, दानिश से खाली उन्होंने बात की। सिर्फ काबिलियत नहीं, दानिश की ज़रूरत होती है, डॉक्टर दानिश की नहीं, वो तो इस प्रोग्राम में ज़रूरत है उसकी, दानिश की ज़रूरत होती है। समझदार आदमी अक्ल दानिश से काम लेते हैं। जी हाँ, तो उन्होंने अक्ल दानिश से काम नहीं लिया, एक धमकी लगाई। उस धमकी जो उन्होंने लगाई तो उनके तर्जुमानों ने समझा अब्बास जी आप तो 49 लगाएं और 149 और हमने सिंध पे कब्जा किया और फिर पीटीआई वाले वहां फिर बादशाही करेंगे। सर एक ये सवाल मामला करूं था आपसे, जिसकी एक सवाल करूं, जब सर एक सेंसिटिविटी सवाल सामने आई। सर एक सवाल बस दो जुमले सर एक सवाल जब अच्छा, सवाल का जवाब जी देता हूं। जी फरमाइए फरमाइए। मैं सवाल ये सिर्फ एक सवाल है सर कि आप आईने पाकिस्तान को मानते हैं सर? मानते हैं सर? मैं क्या, अगर आप मेरी रूह भी मानती है सर आगे बढ़ते हैं। अगर आईने पाकिस्तान में 280 आर्टिकल में से अगर एक आर्टिकल 149 है, एग्जिस्ट करता है ना सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि इसी 149 के 4 में से नंबर 2 को निकाल दिया गया, तो इसका मतलब है 3 और 4 जो मौजूद था वो उस वक्त की पार्लियामेंट ने उसको रहने दिया सर। ठीक है सर, तो अगर आइन का कोई आर्टिकल जो प्रोविजन है फेडरल गवर्नमेंट का उसको वो इम्प्लीमेंट करता है, और अगर फेडरल मिनिस्टर लॉ ये कहता है, उसने कहीं नहीं कहा कि मैं कराची को अलग कर रहा हूँ, उसने कहीं नहीं कहा कि मैं अलग सूबा बना रहा हूँ, उसने कहीं नहीं कहा कि ये इमरजेंसी लग रहा है, उसने कहा कि मरकज़ आइन का आर्टिकल 149 के 4 को इम्प्लीमेंट करना चाहती है और करेगी, और अगर वो करती है सर, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, तो क्या उसे ये राइट है या हक है कि वो 149(4) का इतलाक कर सके, या वो मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ होगा, सिंध को क्या कहते हैं तकसीम के मुतरादिफ होगा, क्या होगा? पहली बात तो ये है कि बिल्कुल हिदायत जारी कर सकती है। वो अगर उनमें अक्लो दानिश होती तो वो ये कहते कि हम आर्टिकल 149 के मुताबिक फिर प्रोविंस को हिदायत जारी कर देंगे। जब उन्होंने कहा ना कि ये ऑप्शन भी मौजूद है, तो एक मलफूफ धमकी थी, और मेरी इस बात पर आपने डॉक्टर दानिश साहब तवज्जो नहीं दी, हालांकि आपका नाम भी दानिश है और आप दानिश से महरूम भी नहीं है, कि फिर तर्जुमानों ने इसको उठा लिया। उन्होंने कहा अब तो हमने सिंध पे कब्जा करना है और इस हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, फिर देखें हम करते क्या है। ये जो तासुर उन्होंने पैदा किया उसके बदले में रिएक्शन है। और ये बात याद रखें, सिंध बड़ा हसास सूबा है, सिंध के लोगों को ये फ़ख्र है और जायज़ तौर पर फ़ख्र है, और वो फ़ख्र करना चाहिए भी कि हमने पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद पास की थी। बिल्कुल ठीक है। और पीपल्स पार्टी कहती है कि जब आग लग गई थी तो उनके चेयरमैन ने, जरदारी साहब ने, पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। जब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारा लगाना बड़ा आसान था, और ये फ़ख्र, मैं मुखालिफत करूं, आप मुखालिफत करें, हमारे उनसे कई बातों पे इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बजा तौर पर बड़ा खूबसूरत नारा लगाया। इसकी उस वक्त ज़रूरत थी। उन्होंने जो आग लगी थी, जो बेनज़ीर की शहादत के वक्त जिस तरह उन्हें शहीद किया गया, जो आग लग गई थी उस पर जिस तरह उन्होंने पानी डाला, तो मैं ये कहूँगा कि गलती मरकज़ से हुई है। पहली जो चिंगारी है तो वो वज़ीर कानून ने लगाई, ऊपर तर्जुमानों ने आग भड़का दी। मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक पे ब्रेक के बाद वापस आता हूं, फिर बात करता हूं। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे वापस आते हैं।
वेलकम बैक। इससे पहले कि मैं अली मोहम्मद साहब की तरफ आऊँ, मैं नबील गबोल से एक अहम सवाल करके अली मोहम्मद साहब हुकूमत है उनको देना चाहता हूँ। जनाब नबील गबोल साहब, आपने कहा कि सिटिंग वज़ीर आला को गिरफ़्तार करने की बात की जा रही। सर, इस मुल्क में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को गिरफ़्तार किया गया है, सज़ा हुई है, और सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर कि पाकिस्तान का जो कानून है और आइन है, देखें फ़ैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि सिटिंग वज़ीर आला को आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते, अगर सिटिंग वज़ीर आला क्राइम में, करप्शन में, किसी चीज़ में इन्वॉल्व है और उसके सबूत नैब के पास मौजूद है, और अगर वो उनको गिरफ़्तार करते हैं तो ये कानून और आइन उसका हिस्सा है, और आइन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि क़वानीन सबके लिए बराबर है, और इस मुल्क में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी गिरफ़्तार किया गया। फ़ैसला गलत है या सही है, ये एक अलग बात है, क्या कहेंगे सर? आपको मैं तारीख याद दिलाऊं कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार अगर किया तो सिर्फ मार्शल लॉ इम्पोज करके गिरफ्तार किया गया। वो उसी वक्त गिरफ्तार हुआ है कि जब मार्शल लॉ इम्पोज होता है। तो इसका क्या मतलब है कि इस वक्त सिविलियन डिक्टेटरशिप चल रहा है, सिविलियन मार्शल लॉ। ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ। चले आप गिरफ्तार करते हैं, लेकिन आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए। इस वक्त आप देखें सर, नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया। सर, नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त तो कोई मार्शल लॉ नहीं था। नवाज शरीफ साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम नहीं थे, डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके बाद रिमूव किया था। तो वही तो कह रहा हूँ ना, रिमूव किया ना सर, हटाया गया ना, नहीं थे, हटाया गया ना सर, कानून के मुताबिक हटाया, केस कराया, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो हटाया गया ना सर, हटाया तो गया ना, उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो क्या पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि सिटिंग वजीर आला को गिरफ्तार करें? क्या पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता? मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ। कानून बिल्कुल इजाजत देती है कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपकी इंक्वायरी चल रही है, और इंक्वायरी में अगर इंक्वायरी में आप समझते हैं कि आपके पास ठोस सबूत मौजूद है, तो फिर आप बिल्कुल गिरफ्तार कर सकते हैं। और आप गिरफ्तार देखें, आप गिरफ्तारी से पहले आप डराने की, आप जिस तरह डरा के बता के कह रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेस से मैसेजेस कर रहे हैं कि जी आपको फिला दिन भी बता रहे हैं, तारीख भी बता रहे हैं कि आपको फिलाना दिन जो है गिरफ्तार किया जाएगा। अगर आपके पास ठोस सबूत मौजूद है, आप गिरफ्तार कर लें, आप कर लें गिरफ्तार। फिर पार्टी की मर्जी है कि उसको जिस तरह स्पीकर को गिरफ्तार किया, लेकिन वो स्पीकर रहे, अभी भी स्पीकर है वो। अगर चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर ही रहने देंगे, फिर पार्टी के ऊपर है कि वो इसी को मौजूदा मुराद अली शाह को चीफ मिनिस्टर रहने देते हैं या किसी और को चीफ मिनिस्टर लाते हैं। लेकिन बात यह है कि देखिए, फिर कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। फिर इस वक्त मालंग जब्बा का जो केस चल रहा है, फिर आप परवेज खटक को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एक डिफेंस मिनिस्टर को, फेडरल मिनिस्टर को, उसके ऊपर मालन जब्बा का केस चल रहा है, उसके ऊपर इंक्वायरियां भी मुकम्मल हो गई हैं, आप क्यों नहीं गिरफ्तारियां कर रहे हैं? आपके महमूद खान जो है चीफ मिनिस्टर से KPK के, उसके खिलाफ रेफरेंस चल रहा है, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, फिर गिरफ्तारियां उनकी भी होनी चाहिए। ये ना हो कि जी आपने 10 लोग जो है ऑपोजिशन की गिरफ्तार कर दिए, एक आपने मिनिस्टर था मियाँ वाली का, पता नहीं उनका नाम क्या है, आपने उसको गिरफ्तार करके आप समझते हैं कि आपने बैलेंस कर दिया। इस तरह नहीं होता है। आपने नैब को बदनाम किया है, आप नैब के जरिए लोगों को नैबज़दा कर रहे हैं। जब आप नैबज़दा को करेंगे तो फिर एक सूबे के अंदर ये तासुर जरूर पैदा होगा कि क्यों हमारे साथ ही किया जा रहा है। जिस सूबे ने पाकिस्तान के रेजोल्यूशन में पहला नंबर, यानी पहली असेंबली सिंध असेंबली थी जिसने रेजोल्यूशन पास किया, वो सोचने पे मजबूर होगी कि भाई KPK का CM के ऊपर भी केसेस हैं, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, सिंध के CM को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? तो सोच को रोकना है, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोच को रोकना है। ठीक है सर, ठीक है। बहरहाल आप मान गए कि जी सिटिंग अगर वजीर आला है तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। जी जनाब अली मोहम्मद साहब, इस पर आपका कमेंट चाहूँगा सर कि ये तारीख भी दे रहे हैं, दिन भी दे रहे हैं,
और आप धमकी भी दे रहे हैं, डरा रहे भी हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, जबकि वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि हमने इदारे आज़ाद कर दिए हैं और आज़ाद इदारे अपने काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? डॉक्टर दानिश साहब, मैं समझता हूँ इस सवाल का जवाब तो आपको नबील गबोल साहब ने दे दिया है, और मैं उसमें क्या इजाफ़ा करूँ। मैं यही कहूँगा कि जिस तरह जो मौत है वो ये देख के नहीं आती कि ये जो शख्स मैं अपने साथ ले जा रही हूँ या ले जा रहा हूँ वो बादशाह है या गधा है, वो सुल्तान है या वो कोई दहकान है। इसी तरह आइन किसी मुल्क का ये नहीं देखता कि जुर्म हो गया है तो जुर्म करने वाला कौन है, नहीं, आइन ये देखता है, कानून ये देखता है कि जुर्म क्या हुआ है, क्या उसके लिए मिसल पे, फाइल पे मुताल्लिका सबूत का मिनिमम थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है या नहीं। अगर थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है, चाहे अली मोहम्मद हो जो वफाक में एक मुमलिकत का वज़ीर है, या कोई मुल्क का वज़ीर आज़म हो, कोई सदर पाकिस्तान हो, कोई चपरासी हो, कोई क्लर्क हो, एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। आज मैं तो ये समझता हूँ कि हर जुल्म के लिए एक इंतहा है और उसके बाद जुल्म फिर मिटता है। लेकिन बहरहाल दुनियावी लिहाज से आज भी अगर आप देखें तो अमेरिका सुपर पावर है, कोई माने या ना माने। हाँ, ये बात होती है कि वो डिक्लाइन पे है, लेकिन आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे उनका अगर कोई सदर मुमलिकत, उनका सदर जो है वो सबसे बड़ा ओहदेदार होता है, तो क्या हुआ निक्सन के खिलाफ, वाटरगेट में क्या हुआ, या बिल क्लिंटन के खिलाफ क्या हुआ। मत भूलिए डॉक्टर दानिश साहब कि बिल क्लिंटन को जिस चीज़ पे इम्पीच करने की बात हो रही थी वो उनके रोज़ का मामूल है, वो इस अमल पे नहीं कर रहे थे। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाह रहा, वो इस पे कर रहे थे। निक्सन के खिलाफ भी जब हुआ और इसके खिलाफ भी जब होने लगा था क्लिंटन के, कि उसने झूठ क्यों बोला, तो झूठ बोलने पे वो सदर को घर भेजने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल अगर वज़ीर आला सिंध ने जो है कोई करप्शन के उस पर चार्जेस हैं, अगर मजबूत सबूत मौजूद हैं तो उसको भी गिरफ्तार होना चाहिए। मुझे भी या किसी भी सूबे के वज़ीर आला को ये तफरीक नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत का या सूबे का है। इसीलिए तो हम नायब रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं, और वो काफ़ी अरसे से ये गुफ्तगू भी चल रही है, लेकिन वो तभी होगा, बात आगे तभी चलेगी कि जब ये हुकूमत और अपोजिशन जो है, हम लोग जो हैं मिल बैठ के अपने केसेस को एक साइड पर रख के, क्योंकि देखें ये उस दिन जो हुआ है अभी, चूँकि उसका डायरेक्ट अभी वो उस पर डिबेट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना एक इज़हार ज़रूर करूँगा कि कुछ डिप्लोमेट्स ने कोई बात की जो मेरे तक पहुँची, क्योंकि हमारे मेहमान होते हैं वो देखते हैं, लेकिन वो दुनिया देखी होती है उन्होंने, कि ये जो अभी सदर मुमलिकत तकरीर फरमा रहे थे, सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब, मुझे पता है कि उनकी एक रिक्वेस्ट आई कि जनाब मेरी स्पीच के कुछ पोर्शन है, शुरू में मैंने कश्मीर पे बात करनी है, उस वक्त आप ज़रा मेहरबानी फरमाएं ताकि दुनिया को मैसेज ज़बरदस्त जाए। बाद में जब मैं हुकूमती कारकर्दगी पे बात करूँ, किसी ने एहतजाज करना है करें। वहाँ जब कश्मीर पे गुफ्तगू हो रही थी, जो हमारे ऑनरेबल दोस्त हैं अपोजिशन के, वो आके जब उन्होंने एहतजाज किया, वो अपना इशू उन्होंने उठाया जो उनको सही लग रहा था। मैसेज हिंदुस्तान क्या गया, हिंदुस्तान ने यह ड्रामा कर दिया कि जनाब इनका सदर तो कश्मीर पे तकरीर कर रहे थे, अपोजिशन ही उनको सुनने के तैयार नहीं थी, वो ये नहीं कह रहे थे कि उनका अपना प्रोडक्शन का इशू था, ऑर्डर्स का। तो यहाँ एक चीज़ सामने आती है कि जब नेशनल कॉज हो, और हम सब ने साबित भी किया, ऐसा नहीं है कि साबित नहीं किया, इस अपोजिशन ने, जब हम अपोजिशन थे हमने साबित किया, इस अपोजिशन ने भी कि हम नेशनल कॉज पे खड़े हो सकते। आखिरी बात, लेकिन कुछ चीज़ों पर ज़रा हम एहतियात करें, कुछ चीज़ों पर ज़रा एहतियात करें। और उसी तरह करप्शन की भी चीज़ है कि यार अगर करप्शन कोई भी करता है, अपने घर से किसी को अलाउ करेंगे, किसी चोर चौकीदार को हम रखेंगे, कोई ऐसा हम अपना मैनेजर रखना चाहेंगे किसी छोटे से स्टोर का जो करप्ट हो, मुल्क के लिए फिर हमने करप्ट लोगों को रखा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कोई करप्ट है, किसी आदमी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये कह रहा हूं कि अगर किसी पे करप्शन के चार्जेस हैं, मैं तो ये कह रहा हूं तो उसको गिरफ्तार होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, वजीर पे करप्शन के चार्जेस कोई हो उसे गिरफ्तार होना चाहिए। मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा, एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा, फिर वापस आता हूं जनाब सिद्दीक अल फारूक आपकी तरफ। एक छोटे से ब्रेक।
वेलकम बैक जी। सिद्दीक अल फारूक साहब, क्या कहते हैं आप? मैं अली मोहम्मद साहब भाई हैं, इन्होंने कुछ बातें की हैं और अमेरिका का हवाला दिया और अमेरिकी सदर का। तो मैं ये याद दिलाना चाहूँगा उन्हें कि अमेरिका में ना अयूब खान पैदा हुआ, ना याह्या खान, ना ज़ियाउल हक, ना परवेज़ मुशर्रफ और ना उसके बाद बहुत सी और चीज़ें। वहाँ आइनी तसलसल है, जमहूरी तसलसल है और इदारे मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। यहाँ मामला उसके बरक्स है। दूसरी उन्होंने कहा एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ। ये चलता है, प्रोवर्ब चल रहा है। मासूम और मुजरिम आइन की, कानून की नज़र में बराबर नहीं होते, नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई जुर्म सामने आए भी तो देखना है मेंसरिया, उसके पीछे नीयत क्या है। अगर किसी को इस बात पर मजबूर कर दिया गया हो, हालात ऐसे पैदा कर दिया गया हो कि उसके बस में ही नहीं है और उससे एक चीज़ इर्तिकाब करवा के साथ ही पकड़ लिया, तो वो अली मोहम्मद साहब भी समझते हैं, कानून पढ़े हैं, वो मामला मुख्तलिफ होता है। तीसरी बात मेरी जान ये है कि इफ़ एवरीवन इज़ इक्वल इन द आइज़ ऑफ लॉ, बट हियर इन पाकिस्तान सम आर मोर इक्वल। एंड हु आर दीज मोर इक्वल्स? मोर इक्वल लीडिंग उनमें इमरान खान है। हेलीकॉप्टर केस पड़ा है, इल्ज़ाम है, इंक्वायरी। 1 बिलियन सुनामी ट्री सामने पड़ा है, उनके घर का मामला सामने पड़ा है, उससे रिलेटेड कुछ और हैं। क्या उनको किसी ने हाथ लगाया? क्या जब पेशावर मेट्रो का केस और एक इंडिपेंडेंट इदारे का, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट सामने आ गई, किसी ने उन मुलजिमों को या उन चोरों को, जिसकी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं अक्सर हमारे तहरीक इंसाफ के भाई, इसलिए भाई कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी सारे भाई हैं, चाहे जैसे भी हों भाई तो हैं, तो इसलिए क्या उन्हें किसी ने हाथ लगाया? तो दे आर मोर इक्वल्स। इसलिए मैं ये अर्ज़ करूँगा और इसके बाद मैं एक बात और अर्ज़ करूँगा, और वो ये है कि जनाब कश्मीर के हवाले से मेहरबानी फ़रमाएँ। मैसेज की बात जब आप करते हैं तो मेरी जान, जब बात हो और वज़ीर आज़म उठ कर कहे कि क्या मैं हमला कर दूं भारत पर, तो मैसेज तो चला गया कि हियर इज़ ए प्राइम मिनिस्टर हु हैज़ बीन काउड डाउन। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है कहो कि अगर मौका आया तो मैं हमला करूँ, ना हमला कर दूँ। आपके अंदर बार सामने आ गया और आपकी सारी पॉलिसी सामने आ गई भाई, और आप तकरीरों से कश्मीर फतह नहीं कर सकते। बहुत कुछ हो गया है और ये बात आप देख लेंगे कि कश्मीर पे आप लोग बहुत कमज़ोर हैं। भारतीय वज़ीर आज़म 12 मुल्कों का बराह रास्त दौरा करके सरबराहों को मिल चुका है और उनका वज़ीर ख़ारजा 20-22 मुल्कों के दारुल हुकूमतों का दौरा कर चुका है। यहाँ ट्वीट पे ट्वीट चल रहा है, ट्वीट पे ट्वीट चल रहा है, और कोई मौका के बस मैं तकरीर करूँ। और भाई तकरीरों से कुछ नहीं होगा, अमल करें, ट्वीट से कुछ नहीं होता। ट्वीट सुल्तान वक्त खत्म होना चाहता है क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि हमारी गुफ्तगू में कश्मीर भी था आगे और एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, लेकिन क्योंकि टॉक्स ज़्यादा बढ़ गई और वक्त ख़त्म हो चाहता है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो चाहता है। दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।